नमस्कार, आप सभी का आज इस ई कंटेंट में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत प्रकार्य की अवधारणा इट मीन्स कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रारंभ करते हैं। कोजर और रोजनबर्ग के अनुसार हम संरचना की व्याख्या कार्यों की सहायता के बिना नहीं कर सकते तथा उसी प्रकार कार्यों का वर्णन संरचना के संदर्भ के बिना नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर प्रकार्य की अवधारणा की परिभाषा, विशेषताएं और गुण आदि का वर्णन आवश्यक हो जाता है। बच्चों, सामाजिक मानव शास्त्र तथा समाज शास्त्र में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक अवधारणा का प्रयोग बहुत ही बाद में होने लगा है और रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना की अवधारणा को प्रमुख माना तथा मेलिनोवस्की ने प्रकार्यों को प्रमुख माना है और ये दोनों अवधारणाएं क्रमशः इनके नामों के साथ पहचानी जाती है और अब यह अवधारणा कई रूपों में प्रयुक्त भी की जाती है, जैसे संरचनात्मक प्रक्रियात्मक संरचना और प्रकार्य केवल प्रकार्यात्मक विश्लेषण आदि होते हैं। सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना को भी कुछ विद्वानों ने पर्याय रूप में प्रयुक्त किया है और अब हम यहाँ पर संक्षिप्त में इस दूसरी परंतु संबंधित अवधारणा प्रकार्य का वर्णन करेंगे। इसके पश्चात अब हम प्रकार्य का अर्थ और परिभाषा इट मीन्स मीनिंग एंड डेफिनेशंस और फंक्शंस इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सामाजिक मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में प्रकार्य एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सामान्यतया प्रकार्य का अर्थ अनेक रूपों में किया जाता है। हमारे समाजशास्त्री R.K. मर्टन ने अपने विश्वविख्यात कृति सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकार्य शब्द के संदर्भ में बताया है कि इस अवधारणा का समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में निम्न रूपों में अर्थ लगाया जाता है। नंबर 1, सामान्य रूप से जैसे दीपावली, दशहरा के उत्सव और जलसे आदि के अध्ययन के रूप में। दूसरा है सामाजिक आर्थिक विश्लेषण में प्रकार्य का अर्थ व्यावसायिक घटनाओं के संदर्भ में लगाया जाता है। तीसरा है अध्ययन कार्य संपादन के रूप में अर्थ किया जाता है। चौथा है गणित शास्त्र के अर्थ में प्रकार्य का जो अर्थ है वह भी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में लगाया जाता है, जैसे घटना क विवाह विच्छेद की दर का घटना या बढ़ना, कारक ख आर्थिक स्थिति का परिणाम है। पांचवा बिंदु है मानव शास्त्र में प्रकार्य को उस रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिस रूप में जीव विज्ञान में किया जाता है, जैसे कोई अभ्यास अथवा विश्वास का समाज के बने रहने में क्या योगदान है। यहाँ हम प्रकार्य शब्द के उस अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे जो सामाजिक मानव शास्त्र तथा समाज शास्त्र में संरचना की अवधारणा के लगाए जाते हैं। इस संबंध में हमारे समाज शास्त्री जॉनसन महोदय, रेडक्लिफ ब्राउन, क्लूकहोन और मर्टन की परिभाषाएं प्रस्तुत है। इन सभी का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसमें पहले जो समाज शास्त्री हैं वो है जॉनसन के अनुसार। वह कहते हैं कि यदि कोई आंशिक ढांचा, कोई उपसमूह और भूमिका सामाजिक सामान्य अथवा सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक प्रणाली या उप प्रणाली की एक
या अधिक सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग दे, तो यह कहा जा सकता है कि वह प्रकार्य में है। इस परिभाषा में जॉनसन ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक संरचना की इकाइयां व्यवस्था और संगठन बनाए रखने में योगदान करती है। दूसरे समाजशास्त्री है रेडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में वह कहते हैं, किसी सामाजिक इकाई का प्रकार है उस इकाई का वह योगदान है जो वह सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को दे देती है। तीसरा है क्लुकोन के अनुसार, संस्कृति का कोई भी अंग तभी प्रकार्यात्मक होता है जब वह इस प्रकार की अनुक्रिया करे कि उसे सामाजिक रूप से ग्रहण किया जा सके और व्यक्ति समाज से अपना अनुकूलन करने के लिए उसे सुविधापूर्ण समझे। इस परिभाषा में अनुकूलन पर विशेष जोर दिया गया है। अगर व्यक्ति सांस्कृतिक इकाई की सहायता से अनुकूलन कर सकता है तो वह इकाई प्रकार्यात्मक है। तीसरा समाजशास्त्री है मर्टन के अनुसार वह कहते हैं कि प्रकार्य वह अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन अथवा सामंजस्य करता है। मर्टन ने स्पष्ट लिखा है कि वास्तव में कोई भी तत्व सामाजिक व्यवस्था का अनुकूलन करने में अथवा व्यवस्थापन में मदद करता है तो वह इकाई प्रकार्यात्मक है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यही सार निकलता है बच्चों की प्रकार्य संस्कृति, समाज तथा इनकी इकाइयों का वह कार्य है जो सामाजिक व्यवस्था के संतुलन, निरंतरता, सामंजस्य और व्यवस्थापन में सहायक हो तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो प्रकार्य कहलाता है। इसके पश्चात बच्चों अब हम प्रकार्य की विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अनेक विद्वानों ने प्रकार्य की विशेषताएं बताई है। इनमें प्रमुख है रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, दुर्कीम, क्लुकोन, किंगस्ले डेविस, मर्टन और पार्सन्स आदि है। इन विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रकार्य की विशेषताएं तथा लक्षण बताए हैं। मर्टन ने प्रकार की विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया है। उन्होंने प्रकार्य की निम्न विशेषताएं बताई है जो कि बिंदुओं के अनुसार इनको समझाया गया है। पहला बिंदु है प्रकार्यात्मक एकता। इसके अंतर्गत रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों के संबंध में कहते हैं कि समाज में एकता बनाए रखती है। जिस प्रकार से जीव के विभिन्न अंग परस्पर एकता के रूप में संबंधित होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना की प्रत्येक इकाई परस्पर एक दूसरे से संगठनात्मक कार्य करते हुए संबंधित रहती है। इस प्रकार बर्टन ने धर्म का उदाहरण देकर इस विशेषता का मूल्यांकन किया है और आपका कहना है कि एक समाज में एक से अधिक धर्म को मानने वाले रहते हैं तो धर्म के कारण उनमें सांप्रदायिक झगड़े होते हैं। दूसरा बिंदु है प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता। इसके अंतर्गत मर्टन महोदय ने पहले के समाजशास्त्रियों का मानना है कि जहाँ जहाँ मानव है समाज है वहाँ वहाँ सामाजिक इकाइयाँ कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति करती है। हमारे समाजशास्त्री मेलिनोवस्की ने, जो कि कट्टर प्रकार्यवादी रहे हैं, उनका कहना है कि प्रत्येक कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करती है। इनका तो यह भी कहना है कि सामाजिक संरचना में केवल वही इकाइयां विद्यमान होती है जो सामाजिक व्यवस्था में किसी आवश्यकता की पूर्ति भी करती है। यहाँ पर मर्टन ने इस विशेषता का मूल्यांकन धर्म का उदाहरण देकर किया है। समाजशास्त्री मर्टन ने यहाँ यह भी बताया है कि धर्म अनेक दुष्कार्य भी करता है, फिर भी वह सामाजिक संरचना में इकाई के रूप में विद्यमान है। हिंदू समाज में जाति प्रथा,
बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता, विधवे, स्त्री अशिक्षा आदि धर्म के कारण थे। और पश्चिम के कई समाजों में धर्म, परिवार नियोजन के कई तरीकों तथा गर्भपात के विरुद्ध एक बाधा है। तीसरा बिंदु है प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता। इसके अंतर्गत विभिन्न विद्वानों का यह मानना है कि सामाजिक संरचना में इकाइयां या उनके कार्य अपरिहार्य हैं तथा प्रकार्यों को संरचना से अलग नहीं किया जा सकता है। परंतु मर्टन ने विभिन्न विद्वानों के विचारों तथा लेखों का अध्ययन किया है तथा उसमें स्पष्ट रूप से यह नहीं पाया है कि कार्य अपरिहार्य है अथवा इकाई अपरिहार्य है अथवा कार्य और इकाई दोनों अपरिहार्य है। किंसलर डेविस और मूर ने धर्म को अपरिहार्य बताया है क्योंकि धर्म समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है। मर्टन का कहना है कि आधुनिक समाजों में सामाजिक नियंत्रण धर्म के बिना भी होता है। चौथा बिंदु है प्रकार्य, अकार्य और दुष्कार्य। अंग्रेजी में इसको फंक्शन, नॉन फंक्शन एंड डायसफंक्शन कहा जाता है। इसके अंतर्गत मर्टन का कहना है कि सामाजिक संरचना की इकाइयों के कार्यों को 3 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं: प्रकार्य, अकार्य और दुष्कार्य। संरचना की अधिकतर इकाइयां जब वे कार्य करती है जिससे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने तथा समायोजन लाने में सहायता मिलती है, तो ये इकाइयां प्रकार्यात्मक कहलाती है। कुछ इकाइयां ऐसी होती है जो अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होती है। व्यवस्था को बनाए रखने में या अव्यवस्था करने में किसी प्रकार की भूमिका का निर्वाह नहीं करती है, यह उनका अकार्य कहलाता है। और संरचना की कुछ इकाइयां सामाजिक व्यवस्था में अव्यवस्था बढ़ाने या अनुकूलन एवं समायोजन करने की भूमिका करती है, उनका विघटनकारी प्रभाव होता है, तो यह उनका दुष्कार्य या डायसफंक्शन कहलाता है। 5वां बिंदु है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य। इसके अंतर्गत मर्टन ने सामाजिक संरचना की इकाइयों के प्रमुख कार्यों की 2 उपकार्यों में बांटा है: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य। प्रत्यक्ष कार्य वे परिणाम है जो कि व्यवस्था में समायोजन और अनुकूलन में योगदान करते हैं तथा व्यवस्था में भाग लेने वालों द्वारा जाने जाते हैं तथा मान्यता प्राप्त है। ये प्रत्यक्ष कार्य संगठनात्मक या प्रकार्य तथा विघटनात्मक या दुष्कार्य के अंतर्गत देखे जाते हैं। अप्रत्यक्ष कार्य सामाजिक संरचना की इकाइयों के वे कार्य हैं जो न तो समाज द्वारा चाहे जाते हैं और न ही मान्यता प्राप्त है। ये अप्रत्यक्ष कार्य संगठनात्मक, प्रकार्य या विघटनात्मक दुष्कार्य के रूप में होते हैं। चौथा बिंदु है अनुकूलनता तथा सामंजस्यता। इसके अंतर्गत प्रकार्य समाज में अनुकूलनता तथा सामंजस्यता को बढ़ाते हैं। सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता तथा संतुलन के लिए आवश्यक है कि सामाजिक संरचना की इकाइयों में अनुकूलनता तथा सामंजस्यता का गुण हो। इस गुण के अभाव में इकाइयां अव्यवस्थित तथा असंतुलित हो जाती है। इकाइयों, संस्थाओं, एजेंसियों आदि में यह गुण जब तक बना रहता है वे संरचना का अंग बन जाती है। इसका 7वां बिंदु है समाज द्वारा स्वीकृत। इसके अंतर्गत सामाजिक संरचना के तत्वों, इकाइयों, संस्थाओं, एजेंसियों आदि के कार्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। भिन्न भिन्न समाजों में इकाइयां अलग अलग होती है तथा उनके कार्य समाज की आवश्यकताओं के अनुसार तय किए जाते हैं और ये परिवर्तनशील भी होते हैं। जो कार्य समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होते हैं उनको मर्टन ने अव्यक्त कार्य अथवा अप्रत्यक्ष कार्य कहा है।
8वां बिंदु है आवश्यकताओं की पूर्ति। मेलिनोवस की प्रकारों की इस विशेषता पर विशेष बल देते हैं। आपका कहना है कि प्रत्येक इकाई हर स्थान पर कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य करती है, और आपने यह भी लिखा है कि कोई इकाई आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करती है और वह संरचना में बनी रह सकती है। मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन तथा कुलकोल ने तो इन सब की आलोचना भी की है कि समाज में कोई भी तत्व या अंग अवशेष नहीं होते हैं। उद्विकास सिद्धांत में अवशेष एक प्रमाण के रूप में काम में लिए जाते हैं। इसका 9वां बिंदु है प्रकार्यात्मक विकल्प। इसके अंतर्गत मर्टन का मानना है कि सामाजिक संरचना में अनेक इकाइयां होती है, उनके अनेक कार्य होते हैं। इससे संबंधित हम 2 प्रकार की विशेषताएं और प्रकार पाते हैं। पहला, तत्व एक और उसके कार्य अनेक, तथा दूसरा, प्रकार एक और उसको पूर्ण करने वाले तत्व अनेक होते हैं। समाज की निश्चित आवश्यकता से संबंधित प्रकार के अनेक विकल्प अथवा समकक्ष होते हैं। आदिम समाज में सामाजिक नियंत्रण का प्रकार्य धर्म करता है। नगरीय या महानगरीय समाज में सामाजिक नियंत्रण का प्रकार्य सरकार, पुलिस, सेना और न्यायालय आदि के द्वारा संपन्न होता है। इसका अंतिम बिंदु है अन्य जो विशेषताएं हो उसके बारे में है। इसके अंतर्गत प्रकार्य की कुछ और भी विशेषताएं, जैसे सामाजिक संरचना में इकाइयां अनेक होती है, उनकी गणना करना कठिन है। इकाइयों के प्रकारों की गणना करना तो और भी असंभव है। प्रकार एक समूह के लिए अधिक लाभदायक है, कुछ के लिए कम लाभदायक है, तथा कुछ समूह के लिए हानिकारक हो सकते हैं। प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से संबंधित होते हैं। प्रकार समाज में श्रम के विभाजन को भी स्पष्ट तथा निश्चित करते हैं। प्रत्येक इकाई समाज के लिए निश्चित कार्य करती है और प्रकार प्रकट, अप्रकट, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, स्पष्ट, अस्पष्ट, ज्ञात और अज्ञात आदि रूपों में विद्यमान होते हैं। समाज की व्यवस्था, संगठन, निरंतरता, संतुलन, विकास आदि संरचना की इकाइयों के प्रकारों पर निर्भर करते हैं। अगर इकाइयां प्रकार संपन्न नहीं करे तो समाज असंतुलित तथा अव्यवस्थित होकर नष्ट हो सकता है। इस प्रकार प्रकार्य सामाजिक व्यवस्था तथा संगठन के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो आज हमने प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। सभी का धन्यवाद।